क्लास का भी टॉपर नहीं रहा। कितनी अजीबोगरीब दास्तान है। मैं 100 आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 की रकम टप्पा या किस्मत की बात नहीं कर रहा हूं। 100 में से 100 एक भी आदमी कभी अपनी क्लास का टॉपर नहीं रहा। लेकिन दुनिया की सारी टॉप यूनिवर्सिटी के टॉपर उन्हीं 100 के यहां पर काम करते हैं जो टॉपर कभी नहीं रहे। ये अजीबोगरीब वास्ता है और इसे हमें समझना पड़ेगा। हमारे जैसे भोले आदमी क्या समझते हैं? अमीर दिमाग से बना जाता है। और 1% जो लोग अमीर है ना, वो क्या सोचते हैं? अमीर दिमाग से बना जा सकता है। तो फिर अंतर क्या हुआ? आप भी तो ये कहते हैं अमीर दिमाग से बना जा सकता है, वो भी कहते हैं अमीर दिमाग से बना जा सकता है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप ये सोचते हैं कि अमीर हमारे दिमाग से बना जा सकता है, और वो लोग सोचते हैं अमीर के लिए मेरा दिमाग जरूरी नहीं है, मैं किसी भी दिमाग से जाकर अमीर बन सकता हूं। हेलो, ये क्या बात है? इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। समझते हैं धीरूभाई अंबानी 8वीं पास, उसके पास तो ज्यादा दिमाग नहीं था, लेकिन तमाम 4 बड़ी IITM का सबसे टॉपर उसी के यहां पर काम करते थे। क्योंकि धीरूभाई अंबानी को पता था कि दिमाग मेरे पास नहीं है, लेकिन दिमाग मैं अपने पास रख सकता हूं। धीरूभाई अंबानी 65 साल की एज में 65,000 करोड़ के स्वामित्व में प्राप्त कर चुके थे। धीरूभाई अंबानी कहते थे इंडिया में अमीर बनना बहुत आसान है, क्योंकि अमीर बनने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग यूनिवर्सिटी में मिलता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद लिस्ट बनाकर देती है कि मेरिट में कौन आया है, पकड़ लो उसको और बन जाओ अमीर। और दुनिया के सारे बड़े बिजनेसमैन उन टॉपर के पीछे पड़ते हैं। एक आदमी को जिसको एक दिन का भी अनुभव नहीं है, उसको 3-3, 5-5 करोड़ के पैकेज दे देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर दिमाग है। और इस दिमाग को अगर हमने प्राप्त कर लिया तो इसके दिमाग से हम कुछ भी करवा सकते हैं। धीरूभाई अंबानी अपने 50 आदमी की टीम रखते थे। उस समय इंटरनेट का, गजट का जमाना नहीं था। 50 आदमी की टीम क्यों लिया रखते थे? कि जो भी टॉप यूनिवर्सिटी के टॉपर है ना, उसकी जासूसी की जाए। 50 आदमी टॉपर की पूरी जासूसी करते थे, उसके मोहल्ले का टेलीफोन नंबर तक निकाल लेते थे। और धीरूभाई अंबानी उस जमाने में डायरेक्ट कॉल करते थे, शर्मा जी बहुत बहुत बधाई हो, IIT टॉप किया है आपने मैकेनिकल में खड़गपुर से, आपको हार्दिक बधाइयां। मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूं। हम एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। आपके जैसे होनहार नौजवान इंजीनियर की हमें जरूरत है। क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे? धीरूभाई अंबानी टेलीफोन पे ही ऑफर देता, लेकिन धीरूभाई अंबानी को पता था कि ये डायरेक्ट हाँ नहीं करेगा, क्योंकि ये समझदार पढ़ा लिखा आदमी है, ये मेच्योर आदमी है। ये अब अगली ही लाइन में बोलेगा, सर मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। धीरूभाई अंबानी को ना सुनना पसंद नहीं था। धीरूभाई अंबानी हमेशा प्लान 1, 2 और 3 साथ साथ लेकर चलता था। धीरूभाई अंबानी आगे होकर बोलता था, क्योंकि धीरूभाई अंबानी को पता चल गया कि ये क्या सोच रहा है। वो बोले कि मैं सोच कर बताऊंगा, उससे पहले धीरूभाई अंबानी बोल जाता, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप बात कीजिए, घर पर विचार विमर्श कीजिए, फिर मुझे इन्फॉर्म कीजिए। लेकिन क्योंकि इस बात का मुझे पता नहीं था कि आप सोच कर बताएंगे, इसलिए मैंने आदमी भेज दिया। पीछे घूमकर देखो ना, पीछे घूमकर देखता तो एक आदमी पहले ही खड़ा हुआ, सूट बूट में, हाथ में 3 लिफाफे। और धीरूभाई अंबानी कहता, सर इसके हाथ में 3 लिफाफे हैं। पहले लिफाफे में दिल्ली से मुंबई का एयर इंडिया का बिजनेस क्लास का टिकट है। दूसरे लिफाफे में होटल ताज का एग्जीक्यूटिव सूट आपके लिए बुक कराया गया है, उसका वाउचर है। तीसरे लिफाफे में 30,000 रुपए कि आप इंटरव्यू देने आए, 3 दिन आपके खराब हो, आप ज्वाइन ना करें तो भी 30,000 रुपए आपको मिल जाए। बोलो आएंगे क्या? अब पढ़े लिखे आदमी का दिमाग चलना चालू कि साला ज्वाइन नहीं करे तो भी 30,000 तो पक्के। और पिताजी जी कभी प्लेन में नहीं बैठे, होटल ताज में साला मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके सर कल आ रहा हूं, ओके डन। धीरूभाई अंबानी का पेतरा सक्सेस। अगले दिन वो पहुंच जाता, धीरूभाई अंबानी के ऑफिस में सामने जाकर बैठ जाता। अब धीरूभाई अंबानी 15 मिनट तक बात ही चालू नहीं करते, क्या वो यूं देखते, कभी इधर से देखते फिर मुस्कुराते, कभी इधर से देखते मुस्कुराते। तो उस व्यक्ति को शर्म आ गई। शर्मा जी ने धीरूभाई अंबानी को बोला, सर
इंटरव्यू शुरू करो ना, कुछ पूछो ना, तो धीरू भाई अंबानी कहते मैं तेरे से क्या पूछूं बाबू, मैं 8वीं पास, तो IIT का टॉपर, हर साल तेरे से सरकार कुछ न कुछ पूछ रही है, तो हर बार सही जवाब देकर टॉपर आ रहा है, और मैं क्या तेरे से पूछ सकता हूँ, और गलती से मैंने कुछ पूछ लिया तो पता कैसे चलेगा कि सही है कि गलत, वो तो तुझे पता है ज्यादा। इसलिए बाबू मेरे को तेरे से कुछ नहीं पूछना, तेरे से तो दुनिया पूछ चुकी है, मुझे एक लाइन में जवाब दे, कितने लेगा। अब जो टॉपर होते हैं ना, एनालिसिस करके जाते हैं कि पहले वाले टॉपर को कितने मिले थे, पहले वाले को 2.5 मिले थे, मैं साला 4.5 मांगूंगा ताकि 4 तक सेटलमेंट हो जाए। उसने बोला कितने लोगे, तो उसने क्या बोला, सर मैं 4 लाख से कम नहीं लूंगा। तो धीरू भाई अंबानी ने मुस्कुरा के कहा, हम 5 लाख से कम तो किसी को देते ही नहीं। वो सोचे, उससे आगे धीरू भाई अंबानी सोचे कि इस पढ़े लिखे आदमी को कंट्रोल में लाने का एक ही तरीका, और दूसरा कोई तरीका बना ही नहीं। ठीक है, कब ज्वाइन करोगे, अगला प्रश्न। धीरू भाई अंबानी को पता है कि बोलेगा सर 15 दिन का टाइम दो, क्योंकि ये जल्दबाजी में नहीं रहता, इंटेलिजेंट आदमी है। लेकिन धीरू भाई अंबानी को कंफ्यूज था कि अगर मैंने यहां से इसको छोड़ दिया तो दूसरी कंपनी इसके पीछे पड़ जाएगी, और ये दिमाग मुझे मेरे पास चाहिए और आज का आज चाहिए। अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, तो धीरू भाई अंबानी कहते हैं कब ज्वाइन करोगे, 15 दिन कैसा रहेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, 15 दिन बाद ज्वाइन करो। लेकिन हमारी कंपनी की दूसरी पॉलिसी सुन लो, अगर आज ज्वाइन करके 14 दिन की छुट्टी लेते हैं तो 15 दिन की सैलरी मिलेगी। वो कहता भैया आज ही ज्वाइन करा दो, लाओ एग्रीमेंट इधर लाओ, फटाफट एग्रीमेंट पे साइन करो। अब एग्रीमेंट पे पूरे के पूरे साइन, ठीक है कल से आ जाओ काम पर। अगले दिन पहुंच गए, यस सर मुझे बताया जाए मुझे क्या करना है। तो धीरू भाई अंबानी मुस्कुरा के बोलते हैं तेरे को क्या करना मुझे क्या पता, दिमाग तेरे अंदर है, तू बता कि तेरे को क्या करना है। इसलिए मुझे नहीं बाबू पता है, मुझे एक लाइन पता है, 5 लाख दिए, 500 लाख वापस कैसे आएंगे ये तुझे बताना है, मुझे नहीं बताना है। अब तेरा काम है 500 लाख कैसे आएंगे उस पर काम कर। ए सेक्रेटरी इधर आओ, इसे एक प्राइवेट जेट दो, प्लेन दो, ये कहीं पर भी घूमे, इसका हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई बॉस नहीं है। 50 आदमी की टीम दो इसे, जो एनालिसिस करके इसे बताओ दुनिया में कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी आए, कोई रोका टोकी नहीं होगी, और जो भी पैसा खर्च करना चाहे इसे तुरंत दे दो। बाबू 1 साल के लिए फ्री छोड़ रहा हूं, 1 साल बाद कंफर्म फुल प्लान चाहिए 500 लाख का। और धीरू भाई अंबानी को पता है कि ये इतना बड़ा दिमाग है, साला कुछ न कुछ तो सोच कर निकाल ही देगा। धीरू भाई अंबानी कहता है काम पर लगाकर मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरे सोने का वक्त हो गया है। धीरू भाई अंबानी सोकर किसी आदमी को जगा कर चला गया। काम धीरू भाई अंबानी का, खुद जाकर सो गया और किसी को उसी के काम के लिए जगा दिया। अब वो जो इंजीनियर है उसे रात भर नींद नहीं आए, लात पड़ेगी, नौकरी जाएगी। अब उसने सोचना चालू किया, दुनिया को घूमना चालू किया। 1 साल बाद रिपोर्ट आई। 1 साल बाद क्या रिपोर्ट आई? उसने धीरू भाई अंबानी को बोला कि सर हमें दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक रिफाइनरी लगानी चाहिए, पेट्रोलियम। धीरू भाई अंबानी ने कहा यार ये क्या बात हुई, ये कोई बड़ी बात होनी है तो मुझे भी पता। नहीं सर सुनो, प्लान सुनो, ऐसी रिफाइनरी लगाएंगे जिसमें दुनिया का खराब से खराब क्रूड ऑयल क्लीन किया जा सके, और हमें समुद्र के किनारे पे लगानी है, क्योंकि पूरी दुनिया में 60% तेल गल्फ कंट्रीज के पास है, और गल्फ कंट्री के पास शोधन की क्षमता केवल 5% है। इसलिए कच्चे तेल को पूरी दुनिया में इधर से उधर घुमाना पड़ता है, और इसमें 3 रुपए से 4 रुपए पर लीटर की कॉस्टिंग आती है। अगर हम समुद्र के किनारे एक पाइपलाइन बिछा दें सारी गवर्नमेंटों में, एक पाइपलाइन आने की, एक पाइपलाइन जाने की, तो एक पाइपलाइन से कच्चा तेल सारे देशों से आएगा, दूसरे से जाएगा, तो हमारी कॉस्टिंग 4 रुपए कम हो जाएगी, मार्जिन 1 रुपए का ही है, हम किंग बन जाएंगे, किंग। और अल्टीमेट धीरू भाई अंबानी को बात समझ में आई। धीरू भाई अंबानी ने उससे पूछा कितने रुपए लगेंगे, वो कहता 70,000 करोड़। धीरू भाई अंबानी ने कहा यार भाई पूरे भारत सरकार का बजट ही 4 लाख करोड़ का है,
ये 93-4 की बात है। पूरे भारत सरकार का बजट ही 3-4 लाख करोड़ का, तुम क्या बोल रहा है 70,000 करोड़? ओके सर, इतने तो लगेंगे। धीरू भाई अंबानी ने कैलकुलेटर हाथ में लिया, कुछ सोचा और धीरे से बोला ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। सेक्रेटरी कराओ, ये शर्मा जी को उसी रिफाइनरी का सीईओ बनाओ, 5 लाख से सैलरी इसकी 15 लाख कर दो। और शर्मा जी ये परमिशन कैसे लेनी है तुम देख लेना, ये मशीन कौन सी लानी है तुम भी देख लेना, और कोई समस्या है तो हमारे सेक्रेटरी से पूछ लेना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। धीरू भाई अंबानी फिर सोने चला गया, एक आदमी को फिर जगा दिया और देखते ही देखते 98 में रिफाइनरी तैयार हुई। उस रिफाइनरी का पिछले साल का इनकम कितना है? 1,15,000 करोड़। आइडिया आया था 5 लाख से। अमीर आदमी लोगों के दिमाग को यूज करना सीख जाते हैं। अमीर बनने के 2 ही रूल है, या तो धीरू भाई अंबानी का रूल है या फिर आरसीएम के मुकेश कोठारी का रूल है। इससे आपसे ज्यादा बड़े दिमाग वाले को आप अपने नीचे अपॉइंट कर सकते हैं। मैंने काम करना चालू किया, काम करते करते मेरी टीम में आए डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, डबल MA, BEd, PhD। इतना पढ़ने का क्या फायदा, काम तो हमारे नीचे ही कर रहे हैं। हम हैं सिंपल बीकॉम, 10th क्लास में बाई ग्रेस 3rd डिवीजन, और हमने हमारी टीम में नीचे लगाया डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, डबल MA, BEd, PhD। अब हमारे से बड़ा दिमाग हमने हमारी टीम में फिट कर दिया। सुरेंद्र वत्स ने काम करते करते उनकी टीम में आए श्रीचंद अत्री, लेक्चरर मैथमेटिक्स। कितना पढ़ने का क्या फायदा, हमें अभी तक की हंसियां है तो हमारी टीम में। और काम करते करते आज हमारी टीम में हजारों की तादाद में MBBS डॉक्टर, हजारों की तादाद में इंजीनियर, हजारों की तादाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, ऐसा आदमी आज हमारी टीम में ना हो। 1,80,00,000 लोगों की टीम है, 20 लाख एक्टिव लोग हमारी टीम में काम करते हैं। और मजे की बात है, भारी से भारी दिमाग वाला हमारे नीचे काम करता है। हमारे पास दिमाग नहीं है, फिर भी हमारा काम पूरा दिमाग वाले करते हैं। और कोई प्रोफेशन है ही नहीं। अगर तुम टीचर हो तो कलेक्टर हमेशा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि तुम जिस अवस्था में काम करते हो उसमें तुम्हारे से ज्यादा दिमाग वाला आदमी तुम्हारे से ऊपर ही रहेगा, तुम्हारे से नीचे कभी नहीं जाएगा। सिर्फ मुकेश कोठारी का एक सिस्टम है जिसमें आपसे ज्यादा दिमाग वाले आदमी को आप अपने नीचे अपॉइंट कर सकते हैं, और कोई सिस्टम में इजाजत नहीं। मैंने काम करना चालू किया, पहले मैंने 7 ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग कराना नहीं आता था, प्लान बताना नहीं आता। सारे दोस्तों के पास गया, सभी दोस्तों ने कहा कि पहले तू करोड़पति बन जा, फिर हमारे पास आना। एक ने भी ज्वाइन नहीं किया तो हमने अंतिम पैतरा आजमाया, अपने जीजा और सालों के पास गए। जीजा साले बेचारे बोझ के मारे दबे हुए, हमें पता है कि ये बेचारे कभी मना नहीं कर पाएंगे शर्म से। हमने अपने जीजा सालों को टोटल 7 ज्वाइनिंग दिला दी। एक भी जीजा साले ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि हमने प्लान में कहा करोड़पति बन जाएंगे। तो सभी जीजा सालों ने कहा कि करोड़पति बनने के बाद किट के पैसे काट के पैसे लौटा देंगे। एक ने भी पैसा नहीं दिया। पूरे महीने का हिसाब लगाया तो पूरी सैलरी केवल किट में जा चुकी थी। रात में बीबी ने समझाया, पागल बन गए हो तुम। बीबी ने हमें थोड़ा भड़काया। हम लड़ने के लिए उतारू हो चुके थे। सुबह उठते ही अपनी अपलाइन यानी बॉस से झगड़ा करने गए कि समय हमें मूर्ख बना दिया आपने। तभी बॉस ने कहा मूर्ख नहीं बनाया, प्लान बताना पड़ता है। मैंने कहा सर मैं प्लान बताता हूँ। बॉस ने कहा कैसे बताता है? मैंने कहा सर धुआंधार प्लान बताता हूँ, जाते ही कहता हूँ करोड़पति बन जाओगे। वो कहा ऐसे थोड़ी प्लान होता है। मैंने कहा फिर कैसे होता है? तो मेरे बॉस ने मुझे पहली बार 1 महीने बाद प्लान बताया, और प्लान इतना खतरनाक था कि दूसरे महीने मेरी 100 यानी 100 ज्वाइनिंग हुई। एक का भी पैसा मैंने नहीं दिया, 100 के 100 लोगों ने पैसा दिया।
और प्लान इतना खतरनाक था कि प्लान आधा खबर बोलते ही सामने वाले चारों आदमी झगड़ा चालू कर देते। ओके जी, देखो सबसे पहले मैंने आपकी तरफ देखा था, मुझे ऊपर ज्वाइन कराओ, तो पड़ोसी कहता सर पड़ोसी का हक ज्यादा अदा करना पड़ता है, रिश्तेदार कहते हैं पड़ोसी से बड़ा रिश्तेदार होता है। सब झगड़ा करते थे और मेरी लाइन लगाकर ज्वाइनिंग चालू। ये ज्वाइनिंग कैसे होती थी मैं आज 100% बताने वाला था, लेकिन मुझे मजबूरी बार बार इशारा कर रहे कि मीटिंग खत्म कर दो सर, गर्मी बहुत ज्यादा है, 2-4 आदमी स्वाह हो जाएंगे। तो मैं आज इस सेमिनार की समाप्ति कर रहा हूँ। मैं 3-4 साल बाद जब भी आऊंगा तब आपको बताऊं। गर्मी ज्यादा नहीं लगती? चलो फिर कोई बात नहीं, अगर आपको इतनी गर्मी में आप रुक सकते हैं तो मैं भी रुक सकता हूँ, मैं भी भीग गया हूँ। चलो मैं बताता हूँ मैं क्या बताता था। ये बोर्ड को यहाँ लाओ आगे और पेन लाइए काले कलर का। यहाँ रखिए आगे। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पानी का बोतल था। अच्छा, गर्मी में भी ला रहा है। ओके, बैठो। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं क्या करता था, 4 आदमी बैठे होते, जैसे पेन और डाइट देता और एक किसी बोतल बनाता। मुझे पता है बोतल ठीक नहीं बनी है, ज्यादा अच्छी बनती तो टीचर बन जाता। ठीक नहीं बनी है, लेकिन आप फालतू की बातों पे ध्यान मत दो, समझ लो बोतल है तो फालतू में इसकी सुंदरता पे ध्यान कर लो। अब देखिए, मैं कहता था सब लोग पैसा कमाते बोतल में डालते हैं, एक साथ पैसा आता है, लेकिन पैसे को पूरे महीने तक खर्च करते रहते हैं, क्योंकि बोतल के नीचे खर्चों के छेद है। जैसे 70,000 आए, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी वाला आके ले गया, एक दिन मोबाइल वाला आके ले गया, एक दिन ग्रोसरी वाला आके ले गया, और पूरे महीने में बोतल खाली की खाली। कुछ लोग समझदार हैं, वो बचत करते हैं, सेविंग करते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन ये आम आदमी की बोतल है भाई साहब, ये जुई थोड़ा पैसा इकट्ठा करती है, भगवान की निगाहें इसके ऊपर पड़ती है। साला मेरी बिना इजाजत के बचत कर रहा है, ले तेरे ही घर में तेरी टांग तोड़ता हूं। घर के ही किसी आदमी की टांग टूटती है और ये बोतल फिर खाली। 10 साल तक पैसा इकट्ठा करते हो, बेटी जवान हो जाती है, शादी करते ही बोतल फिर खाली। ये खानदानी बोतल है भाई साहब। ये आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, लड़पड़ दादाजी, सड़पड़ दादाजी, गड़पड़ दादाजी, खड़पड़ दादाजी, नड़पड़ दादाजी, पड़पड़ दादाजी किसी से नहीं भाई। ये बोतल भरने वाली ही नहीं, क्योंकि बोतल भरने का तरीका आपको आता ही नहीं। आज के 26 साल पहले एक अभियान चालू हुआ जिसका नाम था आरसीएम। यह आरसीएम ने एक दावा किया कि मार्केट की व्यवस्था को बदलना है, हम अपने एक्सक्लूसिव स्टोर खोलेंगे, जो भी सामान आरसीएम का आता है आपको कसम खानी पड़ेगी, आज के बाद आप मार्केट से नहीं लेकर आरसीएम से ही लेंगे। यानी सबसे पहले कपड़ा आया तो कपड़ा, आज के बाद आरसीएम का, आटा आया तो आटा आरसीएम का, जो भी प्रोडक्ट आरसीएम का आएगा उसे आप आरसीएम से लेंगे, मार्केट से नहीं लेंगे। तो आम आदमी ने कहा क्वालिटी कैसी है, क्या पूछा? बोलो क्वालिटी कैसी है? अब सब्जी वाली से पूछो सब्जी ताजा ही है ना, तो क्या बोलेगी? और 3 दिन पुरानी है तो क्या बोलेगी? अब मुकेश कोठारी से पूछोगे क्वालिटी कैसी है तो ये क्या बोलेगा? पैसे आते हैं खूब सारे भाई साहब, मजबूरी है। इसके लिए आज के बाद किसी से नहीं पूछना क्वालिटी कैसी है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। बाहर काउंटर लगा है, भूख लगी ही होगी मीटिंग के बाद, 20 रुपए का पैकेट खरीदना बिस्किट का और खाकर देख लेना क्वालिटी कैसी है। नमकीन खाकर देख लेना क्वालिटी कैसी है। 10 रुपए के साबुन से नहाकर देख लेना कि क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी के बारे में पूछने का नहीं, क्योंकि क्वालिटी मुंह से कोई सही नहीं बताता। हेलो, दूसरा महंगा तो नहीं है, महंगा और सस्ता
आपने कितनी भी पढ़ाई की भी हो, एक आदमी बता दे कि महंगा और सस्ते की परिभाषा कहीं लिखी हो। महंगे और सस्ते की परिभाषा होती ही नहीं। 4 करोड़ की कार और 4 लाख की कार, कौन सी महंगी है? बोलो ना यार भाई। जब महंगी है तो वो वेटिंग लिस्ट से क्यों बिकती है? आप तो कह रहे हो महंगी बिकनी नहीं चाहिए। महंगी आप नहीं खरीदते हो, इसका मतलब महंगी बिकनी नहीं चाहिए। तो 4 करोड़ की कार बिकती क्यों? बोलो। क्वालिटी है तो फिर आप क्यों नहीं खरीदते? पैसे नहीं है। सीधा सीधा मतलब है, औकात से अंदर की चीजें सस्ती है, औकात से बाहर की चीजें महंगी है। औकात कैसी है? और एक अच्छा सेल्समैन बिना औकात पूछे सामान बताता ही नहीं। जैसे हमारी बहनें यहाँ पर बैठी है, आप जब साड़ी खरीदने जाती हैं तो सेल्समैन सीधी साड़ी बताता है कि पहले फालतू की बातें करता? सच बताओ, क्या बोलता है? नमस्ते भाभी जी, बहुत दिनों में आए, आजकल तो आप आते ही। क्या लेना है आपको? गाड़ी, साड़ी या गाउन? आप कहते हैं साड़ी दिखाओ भैया जी। साड़ी, साड़ी गजब का स्टॉक आया हुआ है। सिफोन में बताऊं, कॉटन में बताऊं, जरी में बताऊं? आप कहते हैं भैया सिफोन में बताओ। अच्छा, सिफोन में लाइट बताऊं कि डार्क? आप कहते हैं लाइट बताओ। अच्छा, 5000 से ऊपर की बताओ कि नीचे की? लास्ट में वो पूछता है औकात क्या है तेरी? बिना औकात के बेचारा साड़ी तक नहीं बताता, और तुम बिना औकात के सामान बताओगे तो फेल होंगे ना भाई। एक मजदूर आदमी 300 रुपए रोज के कमाता है ना, नींव में घुसा हुआ है, नींव से बाहर निकला और तुमने जाके बोला न्यूट्री चार्ज में जान डाल दे खाते ही। वो कहता पहले रोटी खाओ कि ये खाओ? ये 400 रुपए का बड़ा महंगा है, क्योंकि उस गरीब इंसान की पहली जरूरत रोटी है। वहां पर तुम्हें उसे नमक बताना था, 10 रुपए का साबुन बताना था, लेकिन तुमने गलत प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया, उसने तुरंत कह दिया महंगा है। हम लोगों को पता ही नहीं। हम समस्तीपुर के सबसे अमीर व्यक्ति के पास गए और उसको जाकर क्या कहते हैं? सर हमारा साबुन 10 रुपए का है। हाय साला, मैं सबसे महंगे साबुन से नहाता हूं, तू 10 रुपए का बता रहा मुझे? और जब इस तरह के सेल्समैन मार्केट में आते हैं तो उसे कहते हैं पागल सेल्समैन। सेल्समैन पहले दोस्ती करता है, रिलैक्स होता है, फिर वैल्यू को समझता है कि किस लेवल का ग्राहक है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। जब मुझे सारी बात पता चली तो मैंने प्रोडक्ट आरसीएम से खरीदना चालू किया। उस समय एक प्रोडक्ट आता था, अभी 500 आते हैं। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, कपड़े से लगाकर खाने पीने तक के सारे आइटम, किचन के सारे आइटम, ग्रोसरी, जूते, कॉस्मेटिक से लगाकर लॉन्ड्री तक, कृषि के सामान से लगाकर पेंट तक आरसीएम के प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन मैंने जब चालू किया था तो एक आता था पेंट का कपड़ा। मैंने कसम खा ली कि आज के बाद जो भी प्रोडक्ट आरसीएम का आएगा उसे आरसीएम से लेंगे। तो आरसीएम ने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 45%। कहा कि ये 45% हमें नहीं रखने, हम आपके लोगों में वितरित कर देंगे, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ये पैसा हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर को देते थे, विज्ञापन को देते थे। अब ये पैसा हमारा बच जाएगा तो ये पैसा एक प्लान के तहत तुम्हारी ही बोतल में डाल देंगे। अब थोड़ी गणित समझिए, एक तरफ सैलरी आ रही है, एक तरफ खर्चा हो रहा है, खर्चे से इनकम तुम्हारी ही बोतल में। एक तरफ सैलरी आ रही है, खर्चा हो रहा है, खर्चे से इनकम तुम्हारी बोतल में, खर्चे से इनकम तुम्हारी बोतल में, खर्चे से इनकम तुम्हारी बोतल में, खर्चे से इनकम तुम्हारी बोतल में। तो बताओ ये बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी? दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान से भी पूछो तो बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है, तो बोतल भरना फाइनल है। लेकिन कुछ लोगों को गलत फहमी, आप जब प्लान लेकर आरसीएम का जाएंगे ना मार्केट में, 10 में से 8 आदमी पहले ही ज्वाइन मिल जाएंगे। आप आरसीएम का नाम जानते हैं पहले, वो आरसीएम पता है, 15 साल पहले किया हुआ, कुछ नहीं होता। ऐसे शानदार शानदार विशेषज्ञ मार्केट में घूम रहे, जिसको सब पता है वो अभी भी फकीर है।
और इसको कुछ पता नहीं है ये अरबपति। हेलो, ये कैसा पता होना है भाई? कोई तुम्हें कहे कि आश्रम बेकार है तो उसी की बात मानना जो पहले खरबपति है। जो फकीर है उसे क्या पता कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसे सही पता होता तो क्या वो अमीर नहीं होता? और हमें पता ही नहीं है किससे राय लेनी है और किससे राय लेनी ही नहीं। एक आदमी ने कहा, भाई साहब ये जुड़ने जुड़ाने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, लोगों के सामने नाक रगड़नी पड़ती है, तब कोई ज्वाइन होता है, और मेरा स्वभाव रगड़ने का नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसे आपको लोग मार्केट में मिलते हैं कि नहीं मिलते? बोलो, मिलते हैं कि नहीं मिलते? अब बेचारे गलत नहीं कह रहे, अब उनको मैं जो कह रहा हूं वो जवाब दे रहा हूं। मैं आज ओपन पब्लिक में ओपन चैलेंज कर रहा हूं, चाहे तो खाली पेपर पे मेरे साइन करवा लो, आप पूरी लाइफ में एक आदमी को ज्वाइन मत कराना, एक भी व्यक्ति को ज्वाइन मत कराना। फिर भी 80 साल की एज में आपके पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठे ना हो जाए तो मेरी संपत्ति में से आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, ऐसा मैं लिखने के लिए तैयार हूं। किस गलत फिल्म में जी रहे हो? सर जोड़ने जुड़ाने का आदमी, मैं कह रहा हूं एक को भी जोड़ो मत, फिर भी 1 करोड़ बताने वाला था, लेकिन बबलू जी बार बार इशारा कर रहे हैं, सर अगली बार बताना। अब बताओ 3 फायदे आरसीएम से होते हैं। पहला, आज के बाद मेडिकल का बिल बंद। क्यों? क्योंकि WHO के अनुसार 80% बीमारियों का मेन कारण है भोजन। हेलो, क्या 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 बोला? जो आप खाते हैं वो 80% बीमारियों का मेन कारण है। लेकिन सबसे ज्यादा चोर आदमी भोजन के बिजनेस में ही होते हैं, क्योंकि भोजन का ही ऐसा व्यापार है जो तुरंत ये नहीं बताता कि क्वालिटी में गड़बड़ है। पॉम ऑयल का समोसा एक बार खाने से कैंसर नहीं होता, क्योंकि एक बार में तो शरीर के अंदर ही सेना है जो गलत तेल को हरा देती है, लेकिन जब पॉम ऑयल का बार-बार समोसा खाते हैं तो एक दिन सेना लड़ते लड़ते थक जाती है और फिर शरीर में कैंसर चालू होता है। और इसका सारे खाने पीने के व्यापारी फायदा उठाते हैं, क्योंकि गलत खिलाएंगे तो अगले दिन पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन 80% बीमारियों का मेन कारण भोजन है। अब आपकी गलती नहीं है, आप सही भी खाना चाहें तो तरीका नहीं, क्योंकि आप अपनी आवश्यकता के सामान हमेशा मार्केट से लाते हैं। अगर कंपनी से लाते हैं तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अमूल का घी अमूल की ही कंपनी से लाते हैं तो शायद डुप्लीकेट नहीं होता, लेकिन अमूल का घी जब मार्केट से लाते हैं ना तो सेम शक्ल का, सेम खुशबू का, सेम टेक्सचर का डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी आपको परोस दिया जाता है और आपके पास तरीका ही नहीं है पता लगाने। लेकिन इस भगवान के द्वारा जो लेबोरेटरी की रिपोर्ट आती है ना, उसको तुम मानते ही नहीं। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो शादी ब्याह का सीजन चालू हो रहा है, 4 दिन तक घर का खाना मत खाना, 4 दिन तक रोज शादी ब्याह का खाना खाना, और पेट से आवाज आए तो समझ लेना पेट ने इशारा करना चालू कर दिया। घर के खाना खाने से तो ऐसा नहीं होता, फिर ये पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है। अगर मान लो शादी आपके आसपास नहीं होने वाली है तो आज एक लेबोरेटरी की रिपोर्ट लाइए, 4 दिन तक घर पर बोल दीजिए घर का खाना नहीं खाऊंगा। 4 दिन के समस्तीपुर के टॉप रेस्टोरेंट पर जाकर सुबह शाम का नाश्ता खाना खाइए और 4 दिन के बाद पेट गुड़गुड़ 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 नहीं करे तो फिर मेरे पास आइए। लेकिन ये पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ बार बार करता है, लेकिन हम तानाशाह, हिटलर, हमने बहुत सारी गोलियों का नाम याद रखा हुआ,
कि एसिडिटी की कौन सी गोली है, पेट दर्द की कौन सी गोली है। गोलियां का नाम और गोलियां के 4-5 पत्ते अपने घर में ही रखते हैं, और जो ही पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है आप तुरंत एक गोली निकालते हैं और गोली खाकर गुड़गुड़ को बंद कर देते हैं। इसे कहते हैं आंदोलन को लाठी चार्ज से शांत करना। क्या कहते हैं? अंदर आंदोलन चालू हुआ, तुमने कहा लगाओ सालों के डंडे, और तुमने आंदोलन शांत कर दिया, क्योंकि गोली नई नई है। नीचे वाला आंदोलन को पता नहीं चल रहा कि वो सोच रहा कि ये हो गया, आंसू गैस का धुआं आ गया, और बेचारे घर में जाकर छुप जाते हैं, कर नहीं करेंगे आंदोलन। फिर दोबारा खाया तो दोबारा गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, फिर दोबारा गोली। जब बार बार आंदोलन को दबाया जाता है ना, तो आंदोलन क्रांति में तब्दील हो जाता है। क्रांति। और 1857 की क्रांति तुम्हें याद है? अंग्रेजों ने बार बार दबाया तो साला अंग्रेजों को बाहर निकाल कर फेंक दिया। उसी तरह तुम्हारी जो बीमारी है ना, तुम्हें दुनिया से बाहर निकाल कर फेंक देगी। उसे ही कहते हैं कैंसर, उसे ही कैंसर कहते हैं। अब इलाज यही है, ओरिजिनल आदमी से सामान लिया जाए। आरसीएम का सामान मार्केट में अवेलेबल ही नहीं। कंपनी कभी भी अपना डुप्लीकेट नहीं बनाती, क्योंकि कंपनी की गुडविल होती है। कंपनी कहती है कि अगर हमारी कंपनी में डुप्लीकेट माल गया तो कार्रवाई सरकार की होगी। इसलिए दुनिया की कोई कंपनी गलत आइटम बनाती नहीं है। गलत वो बनाता है जो उस कंपनी के नाम से दूसरों को धोखा देता है। आरसीएम का सामान या तो आरसीएम के स्टोर पे ही मिलता है या आरसीएम की दुकान पे ही मिलता है, तो डुप्लीकेट करने वाला कोई होगा ही नहीं। और जब डुप्लीकेट होगा ही नहीं तो पेट में सही आइटम जाएंगे, फिर आप बीमार होंगे। नाउ आई एम 53 ईयर ओल्ड, 53 साल का हूं मैं, लेकिन पिछले 9 सालों से मैंने होटल का खाना चखा तक नहीं। पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, मुझे पता है कि अगर मैंने अपनी जवान को कंट्रोल कर दिया तो मुझे दुनिया में जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। और 9 साल से हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूं, लेकिन खाना हर जगह किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर से ही आता है। और डिस्ट्रीब्यूटर को कह रखा है राइस ब्रांड ऑयल में, राइस ब्रांड तेल लगाया हुआ रोटी, राइस ब्रांड की सब्जी, हरी सब्जी के साथ राइस ब्रांड और आरसीएम के आटे से बनी हुई रोटी मुझे खिलाई जाए। और पिछले 9 साल से इस नियम का पालन करता हूं, और 9 साल से किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। 1 रुपया भी नहीं आए, और आपसे कहे कि मेडिकल का बिल बंद होने की गारंटी देते हैं, तो बताओ आरसीएम के प्रोडक्ट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? तो मेडिकल की जितनी भी बचत होती है ना, वैसा उसको एफडी करानी पड़ेगी, क्योंकि बचत हो गई वो तो आपसे जा ही रही थी, उसकी आपको एफडी करानी है। दूसरा फायदा, एमआरपी और डीपी में रेट का डिफरेंस होता है। एक बार आप आरसीएम के कस्टमर बन जाते हैं, एक बार आपको लाइसेंस की आईडी मिल जाती है, तो उसके बाद आपको हर प्रोडक्ट एमआरपी से नीचे का दिया जाता है। 10 रुपए का आइटम 9 रुपए में मिलता है, 20 रुपए का आइटम 18 रुपए में मिलता है, तो एमआरपी का डिस्काउंट आपको मिलता है। ये पहले नहीं मिलता था, इसे भी आपको एफडी करानी पड़ेगी भाई। तीसरा फायदा, आरसीएम कहता है लॉयल कस्टमर बन जाओ। अगर तुम हमारे फिक्स कस्टमर बन गए तो हमें पता रहेगा कितना आइटम बनाना है। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में आइटम बनाएंगे तो हमारी बचत होना चालू हो जाएगी। इसलिए आरसीएम का कोई भी प्रोडक्ट 1500 से लगाकर 5000 पीवी का आप लेते हैं हर महीने, तो जितना प्रोडक्ट आपने लिया है उतना ही डीपी का प्रोडक्ट आपको हर 7वें महीने फ्री मिल जाएगा। यानी 5000 पीवी का प्रोडक्ट हर महीने लेने से हर 7वें महीने में 5000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा। कितने लोगों ने आरसीएम का फ्री प्रोडक्ट लिया है? हाथ खड़ा कीजिए। इतने सारे लोगों ने आरसीएम का फ्री प्रोडक्ट लिया हुआ है, अब भी आपकी आंखें नहीं खुले तो भाई साहब फिर कौन समझा सकता है? 7वें महीने का फ्री मतलब 1 महीने का 16.67%। इसकी भी आपको एफडी करानी पड़ेगी।
इन तीनों की हड्डी कराओ और 80 साल में वो 1 करोड़ से नीचे की हो जाए तो मुकेश कोठारी सारा 1 करोड़ का अमाउंट आपको दे। मिल गई शांति। जोड़ना जुड़ाना नहीं, लेकिन जुड़ने जुड़ाने को आप परिवार में शामिल होने के बारे में बताओ कि हम एक एसोसिएशन बना रहे हैं, कंज्यूमर की एसोसिएशन, और आप हमारी एसोसिएशन में शामिल हो जाते हैं तो आपको फायदा होगा। तो अब ऐसा एसोसिएशन में लोगों को जोड़ने लगे तो आप 7 साल में ही 1 करोड़पति बन जाओगे। कैसे? जैसे आपके पड़ोस में एक आदमी रहता है, उसकी भी एक बोतल है, ये भी खाली है, ये भी कमाकर पैसा डालता है, ये भी खर्चा करता है, इसको सारी बात समझा दो, ये भी आरसीएम से खरीदेगा, ये अगर आरसीएम से खरीदेगा तो यहाँ से 2 पाइपलाइन निकलेगी। पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल में। यानी पड़ोसी आज के बाद जब भी रोटी खाएगा तो तुम्हें टोल टैक्स देकर ही जाएगा, बाकी खा ही नहीं सकता। और पड़ोसी अपनी जेब से नहीं दे रहा है, इसका भार पड़ोसी पे नहीं है। ये पैसा पहले शाहरुख खान माधुरी दीक्षित के पास जा रहा था, वो पैसा अब आपके पास आ रहा, क्योंकि पड़ोसी को आपने बताया। जब तक अमिताभ बच्चन बताएगा कि पिकाजी भुजिया खानी चाहिए, तब तक पैसा अमिताभ बच्चन को जाएगा। जब आप बताएंगे कि आरसीएम की भुजिया खानी चाहिए तो पैसा आपकी तरफ आएगा। ये तो सिंपल सी गणित। अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हो तो दोनों मिलकर एक कंपनी बना लो, जिसे एसोसिएशन कहते हैं, जिसे टीम कहते हैं। अब दोनों मिलकर सभी लोगों को बताओ जिनके पास भी खाली बोतलें हैं, जो भी लोग आरसीएम से माल खरीदेंगे, यहाँ से 3 पैकेट चलेगी। पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल। मेरी बोतल में 1,80,00,000 कनेक्शन है। हेलो, 90% साले काम नहीं करते। कितने परसेंट? आपके भी साथ ऐसा हो रहा है तो ठीक ठाक चल रहे हो, क्योंकि 90% हमारे भी काम नहीं करते। 10% काम कर रहे हैं तो वो है 20 लाख। ये 20 लाख इसलिए बन गए क्योंकि हमारी अपलाइन ने पहले ही दिन कह दिया था तुम्हें सिर्फ साले साली और जीजा जीजी को ही ज्वाइन कराना है, दुनिया में और किसी को ज्वाइन करा दोगे तो फंस जाओगे। क्या बोले? तुम्हें 2 ही आदमी को ज्वाइन कराना है। किसको? साले साली, जीजा जीजी, चाहे वो किसी के भी हो। ये भी बोला, यानी कोई भी किसी का साला साली हो, जीजा जीजी हो, बस क्वालिफिकेशन पूछो और ज्वाइन करा दो। क्योंकि जब सारे सालों को ज्वाइन कराएंगे तो कौन से साले बच जाएंगे? हमारी टीम में कई जीजा और साले हैं। हमारा डायरेक्ट साला नहीं है समस्तीपुर में, लेकिन हमारे किसी साले के साले के साले के साले के साले का साला यहाँ है। और इतने साले हैं, इतने जीजा जीजी कर रहे हैं सबके। और ये द पावर ऑफ नेटवर्क, जब बात समझ में आई, काम करना चालू किया। आज हमारी टीम में इतने सारे लोग हैं। हम भिखारी हैं दुनिया के। एक आदमी से 1 रुपया है तो 20 लाख होते हैं। 20 लाख हमारे आदमी। एक आदमी से 1 रुपया है महीने का, यानी एक दिन का 3.33 पैसा, जो भिखारी भी नहीं लेता। 1 रुपया है तो 20 लाख की इनकम। इससे ज्यादा मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि दिमाग की, दिल की भी कैपेसिटी होती है। फटफुटा गया मानोगे नहीं, आप बात को समझ नहीं आ रहा। हम कहते हैं भिखारी, दुनिया के सबसे बड़ी भिखारी, 1 रुपया लेते हैं तो भी 20 लाख जाते। तो ये गणित है, इसको समझिए। ये किसी की जेब में से नहीं ले रहे हो आप, ये सिस्टम का पैसा जो किसी और जगह जा रहा था अब आपके पास आ रहा है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जब मुझे ये बात समझ में आई तो प्लान में मुझे शख्सियत कब मिली, इसको मिटा सकते हैं भाई साहब? रणजीत जी के लिए एक बात ताली बजाइए मेरे। आई लव यू रणजीत जी। ये हमारे सबसे प्रिय स्टूडेंट में से एक है रणजीत जी। ये तेल बहुत निकालते हैं भाई। थैंक यू।
देखिए आप समझिए ये व्यापार चलता कैसे। ये है एक डैम, ऐसा डैम जिसे कहते हैं भाखड़ा नांगल। ये परियोजना है, ये लाइफ में कभी खाली होती ही नहीं, क्योंकि भाखड़ा नांगल का पानी दो जगह से आता है। बारिश में, बारिश से जब बारिश नहीं होती है तो पहाड़ों में बर्फ के पिघलने से, यानी भाखड़ा नांगल ऐसा डैम है जो कभी खाली हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ऐसा डैम है जिसका नाम है आरसीएम। ये मान लो ये डैम है आरसीएम का। अब ये कैसे इनकम देता है? इससे क्या नहर निकलती सबसे पहले केसी छाबड़ा जी ने अपनी नहर निकाली, और केसी छाबड़ा जी ने अपनी टीम में दो लोगों को ज्वाइन कराया, बीसी छाबड़ा जी और जेके जैन साहब। कंपनी कहती है जहां पर भी आप एक नहर में से दो नहरें निकाल दोगे वहां पर आपको टोल टैक्स वसूली का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, केसी छाबड़ा जी ने टोल टैक्स लगा दिया कि कंपनी से माल आएगा इन दोनों तरफ, तो पहले मुझे टोल टैक्स देना पड़ेगा भाई। अब क्या हुआ, बीसी छाबड़ा जी ने ज्वाइन कराए, एक तरफ प्रहलाद राय जी को और एक तरफ कदम सिंह जी को। तो जुई दो लेग हो गई, तो बीसी छाबड़ा जी ने यहां पर टोल टैक्स लगा दिया कि इससे नीचे आएगा तो हमें टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब यहां पर प्रहलाद राय जी ने एक तरफ मुकेश कोठारी को ज्वाइन करा दिया, एक तरफ संजीव गोयनका जी को ज्वाइन करा दिया, तो यहां पर इनको भी टोल टैक्स लगाने का मौका मिल गया। लेकिन यहां पर मेरे पार्टनर थे, मेरे कलीग मेरी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने कोई लेग नहीं खोली, उनके नीचे मैं आ गया तो उनको टोल टैक्स लगाने का मौका नहीं मिला। उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया, मैंने दो लेग बना दी, एक तरफ ओपी शर्मा जी को, एक तरफ धीरेज चौधरी जी को, तो मुझे भी यहां पर टोल टैक्स लगाने का मौका मिल गया। यानी दो और दो से ज्यादा लेग में आप पानी देना चालू कर दो तो आपको उस पूरी लेग का टोल टैक्स वसूली का मौका मिलता है। इसका मतलब ये है, ये सीधा सीधा प्लान है कि किधर आप जो नीचे चल रही है, अगर एक लेग ही चल रही है तो कोई इनकम नहीं आती, जहां पर भी आपने दो कर दी आपको जिंदगी भर टोल टैक्स मिलेगा, लाइफ टाइम, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब आपका बच्चे को आप डॉक्टर बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, गारंटी नहीं। आप टीचर है, आपका बच्चा टीचर बनेगा कि नहीं बनेगा, गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा बच्चे के अगर दोनों आंखें नहीं है, दोनों कान भी नहीं है, तो भी वो सब आपकी अपलाइन ही रहेंगे, ये गारंटी है। और जब भी आप अपने बच्चों के लिए काम करेंगे तो मेरे बच्चों की इनकम को कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप अपने बच्चों के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? ओपी शर्मा जी को सन 2001 में हमने ज्वाइन कराया था, 2012-13 में उनका निधन हो गया, और निधन हुआ तब रवि शर्मा जी आए। कितने लोग रवि शर्मा जी को जानते हैं? रवि शर्मा जी जब पहले दिन आरसीएम में आए थे, उनको आरसीएम की फुल फॉर्म पता नहीं थी। उनका उस महीने का चेक था 25 लाख रुपए। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए करना चालू कर दो। समझ में आ रहा है तो हाथ को ऐसा करके बोलो समझ रहे हैं। अब मैं आपको 6 काम बता रहा हूं, 6 काम नोट कीजिए। ये 6 काम नोट आपने कर लिया और आप सक्सेस नहीं हुए तो मैं गारंटी लेकर जाता हूं। ये 6 काम ऐसे हैं जो आपको सबको पता है क्या है, लेकिन आपने कभी इसकी सीक्वेंस नहीं बनाई, इसलिए आप इस काम को कभी कर नहीं पा रहे। जीवन में बहुत सारी चीजें बहुत आसान लगती है, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि हम अनुशासन में नहीं होते। मैं एक बात बताता हूं, मैंने थोड़े समय पहले आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का एक हेल्थ इंश्योरेंस कराया। कौन सी कंपनी का? आदित्य बिरला का हेल्थ इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस की खास बात यह थी कि टोटल मेरी फैमिली का 1 करोड़ का बीमा है, जिसमें मेरी 3 डॉटर और हस्बैंड वाइफ, 5 लोगों का 1 करोड़ का, जिसमें एयर एम्बुलेंस भी शामिल है, यानी विदेश में इलाज कराना है तो भी शामिल है उसके। तो 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस है आदित्य बिरला का। उसने मुझे एक ऑफर दिया, कहा कि अगर आप रोज 10,000 कदम चलो, क्या बोला,
रोज 10,000 कदम चलो। आप एक भी कदम नहीं चलना चाहो तो भी शाम तक 4-5 हजार कदम अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि घर में इधर उधर घूमते रहते हैं तो 5,000 कदम वैसे भी हो जाते। तो उन्होंने टारगेट दिया कि 10,000 कदम रोज चलो तो अगले साल की प्रीमियम आपको नहीं देनी है। यानी एक बार किट दे दी, फिर 10,000 कदम चलते जाओ, 325 दिन आपको 10,000 कदम चल रहे हैं। दिन होते हैं 365, 365 में से 325 ही दिन चलते हैं, और 325 दिन अगर आप पैदल चल गए 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर नहीं 10,000 कदम, तो आपको अगले साल की प्रीमियम नहीं देनी। आप हर साल 10,000 कदम चलते जाओ, लाइफ टाइम आपको प्रीमियम ही नहीं देनी, बस 10,000 कदम चलते जाओ और आपकी प्रीमियम पैदा होती जाएगी। अच्छा है कि नहीं? बोलो अच्छा है कि नहीं? कितना इजी, कोई प्रीमियम ही नहीं दे। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट आई, 94% लोग ने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन 10,000 कदम चल नहीं पा, क्योंकि लोग लापरवाह हैं। कभी चलते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी भूल जाते हैं। और ये लापरवाही अगर आपने कर दी तो मैं जो बता रहा हूं वो है वो इजी, लेकिन लापरवाही की वजह से इजी टारगेट भी आपके पूरे होने वाले। बताओ। द फर्स्ट इज मोटिवेशन। पहला क्या है? मोटिवेशन देना नहीं है। हम पागलों की तरह लोगों को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने का सब्जेक्ट है ही नहीं। मोटिवेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्ट करने का सब्जेक्ट है। हमें मोटिवेट करना नहीं है, मोटिवेट रहना है, क्योंकि जान है तो जहान है। 90% लोग नाकामयाब इसलिए नहीं होते कि वो मोटिवेट नहीं कर पाते। 90% लोग नाकामयाब इसलिए होते क्योंकि वो खुद मोटिवेट नहीं रह पाते। मोटिवेशन यानी चार्जिंग। चार्जिंग का अपोजिट है डिस्चार्जिंग। चार्जिंग हमेशा दो चीजों से होती है, न्यूट्रल और फेज। वायर देखो हमेशा दो ही मिलते हैं, देखो उधर वायर, दो वायर है, एक न्यूट्रल एक फेज। इसको सही जगह लगाओ तो चीज चार्ज हो जाती है, इसको उल्टा लगाओ तो डिस्चार्ज हो जाता है। पावर बैंक को सही लगाओ तो चार्ज, उसमें से किसी को चार्ज कर दो तो वो डिस्चार्ज। मोबाइल चार्ज तो डिस्चार्ज, इंसान चार्ज तो डिस्चार्ज, ग्रिड चार्ज तो डिस्चार्ज। यानी जो भी चीज चार्ज होती है वो डिस्चार्ज होती है। कामयाब आदमी हमेशा अपने आप को चार्ज रखने का काम करता है। मोबाइल को रेगुलर चार्ज करते रहते हो तो मोबाइल 2-4 साल चल जाता है कि नहीं चल जाता है, लेकिन मोबाइल को चार्ज करना ही भूल जाओ तो बात होगी क्या? उसी तरह इंसान चार्ज हो जाएगा तो आरसीएम करता रहेगा, और अगर वो डिस्चार्ज होकर चार्ज करना भूल जाए तो चार्ज होगा कभी भी। अपने आप को चार्ज रखना दुनिया का सबसे बड़ा नियम। 90% लोग समझ नहीं पाते। जैसे न्यूट्रल और फेज होते हैं ना, वैसे इंसान में भी दो वायर होते हैं, आंख और कान। इनको सही जगह लगाओ तो चार्ज, इनको गलत जगह लगा दो तो डिस्चार्ज। कोरोना में ये आपने देख लिया। कोरोना में मोदी जी ने कहा कि भाइयों और बहनों, घरों से बाहर निकलोगे तो डर दिखाओगे, तो तुम सब घर में बैठ गए। अब घर में तुम्हारे आंख और कान के सामने दो ही चीजें हैं, या तो टीवी या फिर मोबाइल। टीवी को जब भी खोलो तो एक ही न्यूज, यहाँ कोरोना फैल गया, वहां कोरोना फैल गया, तो आंखें पूरे दिन भर कोरोना को देख रही है। फिर तुम मोबाइल देखो तो मोबाइल में एक ही बात आती, रामलाल भी गया, मदन लाल भी गया, भगवान लाल भी गया। आपको छींक आते ही आपको लगता है कि कहीं मैं भी तो नहीं। तो आधे आदमी कोरोना से नहीं मरे हैं, आधे आदमी तो डर से मर गए, कहीं मैं भी नहीं गया। इतने जाने के बाद हमारी क्या बात समझ। अब गलत जगह पर दिमाग, कान, आंख, नाक लगा दिया तो आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो जब आप फील्ड में काम करते हो तो लगातार डिस्चार्ज होते हो, क्योंकि फील्ड में अलग अलग तरह के आदमी मिलते हैं, आपको उल्टे उल्टे प्रश्न करते हैं, तो डिस्चार्ज करने का तो साधन आपने ढूंढ लिया।
चार्ज होने का साधन क्या है? चार्ज होने का साधन है मीटिंग, सेमिनार, DTW, LDB प्रोग्राम, ऑफलाइन काउंसलिंग, गुरुकुल का सेशन, एकेडमी फंक्शन, भिलवाड़ा का फंक्शन, लोगों की सेमिनार, मीटिंग, अच्छे यूट्यूब, अच्छे वीडियो देखना, ये चार्जिंग का सेशन। जो लोग सेमिनार में रेगुलर आते रहते हैं उनको एक न एक दिन उनके जैसा आदमी मिल जाता है, लेकिन 90% लोग गलती करते हैं। मैंने 3 महीने पहले, सॉरी 6-7 महीने पहले, मेरे मित्र जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर थे, रिटायर्ड होने के बाद उन्हें RCM ज्वाइन कराया और उन्हें काम चालू कर दिया। 3 महीने भरपूर काम किया। चौथे महीने मैंने उनको कॉल किया, सर आज, क्योंकि इससे डबल हॉल मेरे घर पर खुद का है, ऑडिटोरियम है ना, तो भिलवाड़ा की मीटिंग मेरे घर के ही ऑडिटोरियम में होती है और मेरी 12 महीने में एक बार नंबर आता है। तो मैंने उनको कॉल किया, सर आज मीटिंग में जा रहे हो ना, विजय बिरोदिया जी की मीटिंग है। तो उसने क्या बोला पता है? उसने बोला, मुकेश जी आज माफ करो, आज नहीं जा रहे। मैंने कहा क्यों नहीं जा रहे? वो कहे यार मैंने 3 आदमी को बोला था, तीनों ने मना कर दिया, कोई अर्जेंट काम हो गया, तो फिर मैं भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहां चार्ज ही तो करते हैं, मैं तो पहले ही चार्ज हूं। क्या बोला उसने? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई पावर बैंक कहे मैं हमेशा के लिए चार्ज हूं, चाहे चार्ज करो या मत करो, ऐसा कभी होता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे सब चार्ज होते हैं, चाहे वो डीसी छाड़ा जी हो, चाहे मुकेश कोठारी हो, चाहे डीसी छाड़ा जी हो, जो भी काम करता है वो डिस्चार्ज होता ही है, क्योंकि असफलताओं पर डिस्चार्जिंग होती है। हेलो, उसने मीटिंग में आना बंद कर दिया, वो धीरे धीरे डीप डिस्चार्ज हो गया। अब तो वो मेरा फोन भी नहीं उठाता। अब भारी पेट्रा लेकर जाना पड़ेगा उसे चार्ज करने के लिए, क्योंकि डीप डिस्चार्ज हो गया, गहन अंधकार में खो गया। अगर कोई नहीं आता, वो आता रहेगा, तो उसके मन में विश्वास रहता कि इसको भी 6 साल सफलता मिल गई तो मुझे भी एक दिन मिल जाएगी। क्योंकि चार्ज रहना सबसे बड़ी गणित है, इसलिए कहो मोटिवेशन। बोलो मोटिवेशन। नंबर 2 सेलिब्रेशन। टीम की आशाओं को जिंदा रखना है तो सेलिब्रेट करते रहे। पानी का लाया कोई बोतल कि भाई साहब ठंडा तो नहीं है, खोलिए इसको। सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब दुनिया में आशाओं को जिंदा करना। जब भी आशाओं को जिंदा रखा जाता है तो हमारे समाज में भी सेलिब्रेशन होता है। आपके बिहार में शादियां होती है? अच्छा नहीं होती? अरे बोलो ना, होती है तो इसको कंट्रोल करो। शादियां होती है तो शादी में कौन ज्यादा मोटिवेट रहता है? जिनकी शादियां हो गई है वो, या जिनकी शादियां होने वाली है वो? क्योंकि वो सारे लोग जिनकी शादियां नहीं होती है ना, वो शादियों को देख देख कर खुश होते हैं और सोच लेते हैं अपना टाइम भी आएगा। हेलो, अगर वो शादियां होते देखना ही बंद कर दे तो सारे बेचारे कुंवारे मर जाएंगे, क्योंकि उनका विश्वास ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके ग्रुप में छोटी छोटी उपलब्धियों पर आपको सेलिब्रेशन करना है। होम मीटिंग है, कोई वाइटल लेवल पर गया है, किसने 5000 पीवी किया है, उसे गुलाब का फूल देना है और सभी को कहना है बजाओ इसके लिए ताली, क्योंकि वहां पर ताली बजाने वाला आदमी जो भी सफल नहीं हुआ है, इस नजारे को देखकर सोचेगा अपना टाइम भी आएगा। That is celebration. Third is education. गधों को लाओ, लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गधे मत रखो, गधों से इंसान बनो। यानी कब तक बोझ ढोते रहोगे? हर चीज सिखा दो जो आपको पता। मैं किसी को भी ज्वाइन आज भी कराता हूं ना, तो कभी भी उसका फॉर्म में नहीं भरता। जब कोई ज्वाइनिंग के लिए यस करता है तो उसी के मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करवाता हूं और उसे समझाते हुए कहता हूं तू दबाता जा, मैं जवाब देता जाऊंगा। ऊपर ही ऊपर आता है स्पॉन्सर, वो मेरे से पूछता है ये स्पॉन्सर क्या होता है?
मेरी ट्रेनिंग चालू। फिर नीचे प्रपोजल आता है तो पूछता प्रपोजल क्या होता है, मेरी ट्रेनिंग चालू। ऐसे करते करते लास्ट तक भर देता हूँ। वो क्लिक दबाते ही नंबर आता है रेफरेंस। वो कहता है ये क्या है, मैं कहता हूँ ये रेफरेंस टेम्परेरी नंबर है 24 घंटे के लिए। उसके बाद तेरे को परमानेंट नंबर मिलेंगे और जब परमानेंट नंबर मिल जाएंगे तो तू तेरी आईडी से जाकर किसी भी बिजनेस को देख सकता है। जब उसे ये समझ में आ जाता है ना तो दूसरे को ज्वाइन कराने के लिए मेरे पास आता ही नहीं, क्योंकि उसे खुद को ही पता है करना क्या है। इसलिए मैं आराम में हूं क्योंकि मैं सारे काम बता देता हूं एजुकेशन के जरिए। आप बिजी क्यों हैं? क्योंकि आप सारे काम खुद करते हैं। एजुकेशन से सिखा दीजिए। और नहीं, एप्रिसिएशन। पांचवा क्या है, बोलो ना, एप्रिसिएशन बोलो। एप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रशंसा, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन है ना, प्रोत्साहित कीजिए किसी को, इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। टीम में अलग अलग तरह के आदमी होंगे। क्रिकेट की टीम बनानी है तो सारे बैटिंग वाले आ जाएंगे तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे क्या? भाई बॉलर भी चाहिए, फील्डर भी चाहिए, बैटर भी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए, सब शानदार होंगे तो वर्ल्ड कप जीतेंगे। हम क्या करते हैं, सबको एक जैसा बनाना चाहते हैं। अरे कोई 2000 का करेगा, कोई 5000 का करेगा, कोई ज्वाइनिंग में होशियार है, कोई परचेजिंग में होशियार है, कोई सेलिंग में होशियार है। सबका अलग अलग सिस्टम है, सबको एक जैसा काहे को बनाना। जो भी अच्छा करता है उसके कंधे पे हाथ रख के बोलो शाबाश। क्या बोलो, क्या बोलो, क्या बोलो, रखो ना कंधे पे हाथ। लेडीज के कंधे पे रखो, जेंट्स के कंधे पे रखो, रखो मेरी बहन रखो, हाँ आप भी रखो, इन्हीं के हाथ रखो, हाँ रखो। ऐसे करो भाई यार, भाई मेरे को मजाक करने आया, मेरे पसीने में भीगा हुआ, आपके मजे के लिए आ रहा हूँ। रखो भाई साहब, आप रखो, सब लोग एक हाथ रखो, बोलो शाबाश। हाथ तो हिलाओ, बोलो शाबाश, वेरी गुड, मजा आ गया, धमाका हो गया। इन शब्दों को रख लीजिए क्योंकि टीम को प्रोत्साहित करने पर ही वो काम करेगी। टीम को बुराई करने से, डांटने से वो एक दिन आपसे दूर चली जाएगी। मुझे पहला दिन याद है जब आरसे में मैं रोटी एचओ बना तो मुझे अचानक बीसी चावड़ा जी ने माइक दे दिया। मुझे ऐसे लगा कि किसी ने जिंदा सांप मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अब ये नीचे से हिले, टांगे नीचे से हिले, और मुझे ऐसे लगा जैसे स्टेज पर किसी ने परमाणु बम रख दिया और इसे छोड़कर जाना जरूरी है। उस दिन भगवान कसम में अपना नाम ही भूल गया और मैं 15 सेकंड में ऐसे भागा जैसे परमाणु बम रख दिया गया। लेकिन मैं जो ही नीचे आया, बीसी छावड़ा जी ने मुझे गले लगाया और बोला शाबाश। मैंने कान में धीरे से पूछा, मैं ठीक बोला क्या? तो बीसी जी ने बोला कि तूने क्या बोला वो तो मैंने सुना ही नहीं। मैं तो शाबाश इसलिए बोल रहा हूं कि 15 सेकंड टिक गया, अब जिंदगी भर टिक जाएगा। शाबाश, हर बात में शाबाश, वेरी गुड, धमाका हो गया, मजा। किसी को उल्टा पुल्टा बोलना नहीं। वैसे बोल बोल के आपने कर भी क्या लिया? बच्चे के नंबर कम आए, पीटा, फिर क्या मेरिट में आ गया? बीबी ने अच्छा खाना बनाया, तुमने तारीफ नहीं की तो क्या तुम्हारे 2 आइटम बढ़ गए? ये पागलों, ऐसा नहीं करना। जिनकी शादी को 10 साल हो गए हैं वो हाथ खड़ा करो। लेडीज आदमी खड़ा करें, आदमी। जिन आदमी की शादी को 10 साल हो गए वो हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो और आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, हाथ खड़ा कर बंद करो। अब बोलो, शादी के बाद जब आपकी बीवी ने पहली बार खाना बनाया था तो खाने में उस प्लेट में कितने आइटम थे? तो आप देखेंगे एक पनीर की सब्जी, एक दाल, एक हरी सब्जी, चटनी, अचार, सलाद, रायता और साथ में मिठाई के साथ एक शानदार सजी हुई थाली थी। अब क्या उतने ही आइटम आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुमने शाबाश कभी बोला है। धीरे धीरे आइटम कम होने लगे। पहले पनीर का, फिर सब्जी, फिर धीरे धीरे अब अचार, रोटी, दाल भात,
भगवान कसम 2 साल और रुक जाओ, तुम्हारी थाली में चारा आएगा, घास। क्योंकि उसे पता चल गया कि साला मनहूस कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ भी खिला दो ये बोलेगा तो वैसे भी नहीं। अगर ये आइटम बढ़ाना चाहते हो तो आज के बाद बोलो शाबाश। क्या बोलोगे? बीबी अगर चाय लेकर आई है और चाय में शक्कर डालना भूल गई है तो तुम्हें झगड़ा नहीं करना है, लड़ना नहीं है। आम आदमी कहता है इतने साल हो गए शादी को चाय बनाना नहीं आता, तो बीबी भी एक दिन खतरनाक प्राणी बन जाती है। वो कहता है अगर तुम्हें चाय मेरे हाथ की पसंद नहीं है तो कल से तुम्हारी चाय तुम बना लेना। तो समस्या कम हो रही कि ज्यादा हो रही? तो ऐसे पागलों की तरह उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है। बीबी अगर चाय लेकर आई है, चाय में शुगर नहीं है तो चाय को पीजिए ऐसे जैसे सब कुछ शुगरफुल है। चाय पीने के बाद बीबी को तिरछी निगाह से देखिए और बीबी को धीरे से बोलिए, मशीन है क्या तुम? पूरे दिन भर काम काम काम। इतने साल हो गए शादी को, कभी याद आता है कि साथ में बैठकर चाय पी? बीबी थोड़ी शर्माई, वो कहती मैं चाय लेकर आती हूँ। तभी आप कहना नहीं, एक ही कप से पिएंगे, एक सिप तुम एक सिप। आपने तो पी रखी है, शक्कर है ही नहीं, यानी शुगर है ही नहीं। अब बीबी को देते ही बीबी सिप मारते ही गालियां बकना चालू करे, ये पागल मूर्ख प्राणी, इसमें तो शुगर ही नहीं है, तू कैसे पी रहा है? तो तुम भी तो यही कहने वाले थे, तुमने उल्टा कर दिया। अब बीबी कह रही, तुम तुम्हारे मुंह को क्यों खराब करते हो? बीबी को कहना, बीबी कहेगी पागल है, इस चाय को कैसे पी रहा है, इसमें तो शुगर ही नहीं है। तो तुम्हें मुस्कुरा कर धीरे से बोलना है, डार्लिंग तुम्हारे गुलाबी होठ जिस चाय को छू जाए शुगर की किसको पता चलता। जब आप अपनी वाइफ के बारे में ऐसा बोलेगी तो वाइफ थोड़ी खुश होगी। आज उसके चेहरे पर पूरे दिन भर मुस्कुराहट रहेगी, उसको अच्छे कपड़े पहनने की मन में ललक आएगी और फिर बालों पे गजरा लगाने की याद आएगी। अब वो दिन में ना धोकर बालों पे गजरा लगाकर तुम्हारे साथ आकर बोलेगी, आज आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगे? अब तो पूछा ही नहीं, लेकिन अब पहली बार तुमने उसे महारानी बना दिया तो उसने ठान लिया कि सालिया ये मुझे महारानी बना सकता है तो मैं भी इसे महाराज बनाकर ही मानूंगा। हेलो, तो बोलो शाबाश। रखो कंधे पे हाथ, रखो कंधे पे हाथ, बोलो शाबाश, वेरी गुड, मजा आ गया, धमाका हो गया। इन शब्दों को रट लीजिए, राइट। एंड नंबर 5 इज डेमोस्ट्रेशन, हिंदी में प्रदर्शन। जो करते हैं उसे दिखाइए, क्योंकि बिना दिखाए तो मोदी जी भी चुनाव नहीं जीत सकते। करके दिखाना पड़ता है, करने से कुछ होना नहीं है। समाज में भी 5000 की रसीद काटते हो ना तो लिस्ट में नाम आता है जिसे कहते हैं डेमोस्ट्रेशन। जब नाम देखते हैं तो लोग प्रेरित होते हैं कि इसने दिया है तो मैं भी इससे ज्यादा दूंगा, और पूरी जिंदगी डेमोस्ट्रेशन है। आप आरसीएम करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा आरसीएम करने? हमारे जीवन में इतने परिवर्तन आने चाहिए कि लोग आगे होकर पूछें कि करता क्या है। हेलो, कैसे? मैं बताता हूं आपके और मेरे अंतर क्या। मेरा काम बहुत ज्यादा क्यों चलता है, आपका काम क्यों चलता है? क्योंकि आप लोगों के पास जाकर बताते हो। हम ऐसा करते हैं कि लोग आगे होकर आते हैं और पूछते हैं करते क्या हो जी? बस यही है, तुम जाते हो, हम बुलाते हैं। हम अपने अंदर इतने परिवर्तन करते हैं कि लोग आगे होकर ही पूछते हैं करते क्या। हमारे घर में घुसते ही आपको एक शानदार डिस्प्ले बोर्ड नजर आएगा जिसमें भगवान की फोटो के सामने साबुन की टिकिया रखी। हम काम ही उल्टे पुल्टे करते हैं। तो जो भी मेहमान आता है कहता है भगवान को साबुन क्यों चढ़ा रखा है? हम कहते हैं आओ अभी बताते। पूछेगा वो तो सुनना भी उसे पड़ेगा।
तुम खुद बताने जाते हो। हम ऐसा करते हैं कि लोग हमारे से आके पूछते हैं कि ऐसा क्या करते। हमने हमारे घर के बाहर लिख दिया नो एक्सक्यूज फैमिली। लोग कहते हैं नो एक्सक्यूज फैमिली क्या होता है? मैंने कहा आओ अंदर भी बताते हैं। हम सारी एक्टिविटीज ऐसी करते हैं कि सामने वाले आगे होकर ढूंढ ढूंढ कर हमें आते। बस में बैठे हैं ना, रिजर्वेशन भी है, और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज अंदर चढ़ गई तो हम सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। बस के 45 लोगों को बता देते हैं कि ये तुम्हारे जैसा नहीं हूं मैं, खड़ा हो गया। जब हम खड़े होते हैं ना तो बस के 45 लोगों को बता देते हैं कि मैं अलग हूं, तुम अलग हो। जब मैं हेल्प करता हूं तो दूसरों की भी हेल्प की भावना जागती है। जब मैं खड़ा होता हूं तो पीछे वाली सीट वाला आदमी मुझे कहता है भाई साहब कब तक खड़े खड़े जाओगे, मैं थोड़ा खिसक जाता हूं, तुम भी थोड़ी टिका लो। वो मुझे बिठा देता है क्योंकि मेरे से प्रेरित हुआ है। मैंने अच्छा काम किया तो वो भी अच्छा काम करने की सोच रहा है, मुझे बिठा लेता है। अब मैं जो भी बोलता हूं वो मेरे पे शंका करता ही नहीं, क्योंकि मैंने डेमोस्ट्रेशन कर दिया। हेलो, डेमोस्ट्रेशन, अच्छे कपड़े पहनने का डेमोस्ट्रेशन, अच्छी चेहरे पे मुस्कुराहट रखने का डेमोस्ट्रेशन, लोगों की हेल्प करने का डेमोस्ट्रेशन, लोग दुनिया में आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अंग्रेजी की एक कहावत है, टू अट्रैक्ट पीपल टू हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि अट्रैक्टिव लोग आपके नजदीक आए तो आपको अट्रैक्टिव का कारण बनना पड़ेगा। नंबर 6 एंड लास्ट इज डिवोशन। भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति। मेरे तो गिरधर गोपाल भूजा न कोई, ये कहा था मीराबाई। आम आदमी से पागल समझ रहे। भक्ति एक ऐसा विषय है कि पढ़े लिखे आदमी को भक्त पागल नजर आता है, क्योंकि भक्त बिना कैलकुलेशन के काम करता है और पढ़ा लिखा समझदार आदमी हर चीज में कैलकुलेशन करता है। मैंने इसकी हेल्प की तो मेरा क्या फायदा, मैंने भगवान को 2 किलो लड्डू चढ़ाए तो मेरा क्या फायदा। तो जो कैलकुलेटिव होता है उसको भगवान कभी मिलते नहीं, क्योंकि भगवान को वो लड्डू भी इसलिए चढ़ाते हैं कि मुझे कुछ चाहिए। और जब भी आप ये कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, भगवान तुम्हारे से नाराज हो जाता है। भगवान कहता है कि तुम अपरंपार मुझे चाहो और मैं तुझे अपरंपार चाहूं, यही असली प्रेम है। प्रेम ये नहीं है कि कैलकुलेटिव हो जाए। और दुनिया का अब तक का इतिहास है, कैलकुलेशन से वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बने, भक्ति से ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। अभी पिछले साल कुंभ का स्नान हुआ था इलाहाबाद में, 65 करोड़ लोग पहुंचे। दिस इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन वहां जाने के बाद क्या मिलेगा, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा इलाहाबाद चल रहा है क्या? मैंने कहा क्या करेंगे? वो कहा वहां गंगा में डुबकी लगाएंगे। मैंने कहा डुबकी लगाने से क्या होगा? तो उसने कहा जितने भी पाप किए हैं धुल जाएंगे। क्या बोला? मैंने उसे कहा कि तू इतनी दूर क्यों जा रहा है? तूने जितने भी पाप किए हैं तेरी बीवी को बता दे, तुझे यही धो देगी। तुम सीरियस हो जाते हो इसलिए हंसाना पड़ता है, बाकी ये सब कोई सब्जेक्ट नहीं खाते। अब मुझे बताओ कि मैंने गंगा में डुबकी मारी, मैं बाहर निकला तो कैसे पता चलेगा कि पाप धुले कि नहीं? कोई मशीन है कि कितने परसेंट रह गए, कितनी डुबकी में पूरे खत्म हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। जहां कैलकुलेशन ही नहीं है वहां 65 करोड़। मक्का मदीना में जाने के बाद क्या मिलेगा किसे पता ही नहीं है, तो पूरी दुनिया उमड़ रही है, क्योंकि तुम कैलकुलेटिव हो, इसलिए भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं है। भगवान की प्राप्ति उन्हें होती है जो सर्वस्व निछावर कर देते, जो कोई ऑप्शन नहीं रखता। मुकेश कुमार कामयाब इसलिए है कि 26 सालों से
चाहे कितने भी पैसे जेब में आए, आरसीएम से ऊपर प्रायोरिटी अपनी लाइफ में किसी को नहीं दी। संभव